नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 8वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण विभाग से क्रिया। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिया। तो सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा जानते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम देख सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा उदाहरण है, एक लड़की झूला झूल रही हैं। अब इस दोनों उदाहरण में हम समझते हैं कि खेलना और झूलना, यानी कि खेल रहे हैं और झूला झूल रही हैं, ये दोनों पद जो हैं, झूलना और खेलना, ये दोनों पद क्या हैं? किसी काम के होने या करने का संकेत करते हैं, यानी कि बोध कराते हैं हमें ये। ठीक है बच्चों, तो खेलना यानी कि बच्चे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर खेल रहे हैं। लड़की क्या कर रही है? यहाँ पर झूला झूल रही है। किसी काम के होने या करने का हमें बोध होता है, तो इसे हम कहते हैं क्रिया। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्रिया को जानने से पहले यहाँ पर धातु क्या होती है, क्रिया की धातु क्या होती है वो देखते हैं। अब क्रिया का मूल रूप जो है वो धातु कहलाता है। ठीक है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, अर्थात क्रिया के अनेक रूपों में जो अंश समान रूप से मिलता है उसे क्रिया की धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहलाता है, यानी कि क्रिया के अनेक रूपों में जो अंश समान रूप से मिलता है हमें उसे क्रिया करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। उस उदाहरण को आप देखते हो कि मैंने खाना खाया। यहाँ पर खाना खाने की क्रिया हो रही है। मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, अब मैं खाना खा रहा हूँ। यहाँ पर खाया, खा चुका हूँ, खा रहा हूँ। साथ ही साथ दूसरे उदाहरण में देखिए, राधा ने पुस्तक पढ़ी, राधा पुस्तक पढ़ेगी और राधा पुस्तक पढ़ती है। यहाँ दो उदाहरण में से यहाँ पर देखिए, मैंने खाना खाया, यहाँ पर खाने की क्रिया हो रही है, उसने खा लिया है, वो खा रहा है। अभी इस तीनों उदाहरण में हमें समान अंश क्या मिलता है? खा। ठीक है बच्चों, ये खा, यहाँ पर तीन उदाहरण में से हम देखते हैं कि हमें समान अंश क्या मिला? यहाँ पर खा मिल गया। ठीक है, अब देखो आगे, राधा ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ेगी और पढ़ती हैं। इन तीन उदाहरणों में से हमें समझ में आया कि यहाँ पर हमें समान अंश क्या मिला? पढ़। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ? इसका मूल रूप जो कि धातु कहलाते हैं। खा तथा पढ़ क्रिया का समान रूप है, यानी कि हम इन उदाहरणों में से समान अंश को लिए हैं और खा और पढ़ क्रिया के क्या होते हैं? धातु रूप होते हैं। बच्चों समझ में आया? यानी कि यहाँ पर देखो, इन तीन उदाहरणों में से मैंने खाना खाया, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। राधा ने पुस्तक पढ़ी, राधा पुस्तक पढ़ेगी, राधा पुस्तक पढ़ती हैं। इन दो उदाहरणों में से हमें समझ में आता है कि खा तथा पढ़ जो है क्रिया के समान रूप है और यही क्रिया की धातु कहलाती हैं। समझ में आया? और इन खा और पढ़ को अगर हम ना प्रत्यय लगाते हैं, खा और पढ़ को ना प्रत्यय लगाते हैं तो ये हो जाता है क्रिया का सामान्य रूप। समझ में आ रहा है? धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से
क्रिया का सामान्य रूप बनता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ पर? अब देखिए आगे धातु और उसके सामान्य रूप, यानी यहाँ पर मैंने कुछ धातु रूप लिए हैं और उसके सामान्य रूप ना प्रत्यय लगाने से वो सामान्य रूप बन चुका है। देखिए पढ़, पढ़ का धातु रूप पढ़ जो है इसका सामान्य रूप हो जाता है पढ़ना। यहाँ पर ना प्रत्यय लगाने से उसका सामान्य रूप बन गया पढ़ना। खा को हमने ना लगाया, वो बन गया खाना, यानी कि वो क्रिया वहाँ पर होती है। ठीक है, हंस हंसना, लिख लिखना, सो यानी कि सोना। यहाँ पर ना प्रत्यय लगाने से उसका हमें सामान्य रूप मिल जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? अब आगे देखिए बच्चों, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। और ये ध्यान में रखना है कि क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द यानी कि लिंग, वचन और कारक के अनुसार उसके रूप बदलते हैं। लिंग, वचन और कारक के अनुसार उसके रूप बदलते हैं। किस प्रकार से? अब देखिए यहाँ पर लिंग के आधार पर लड़का लिख रहा है, लड़का लिख रहा है। अब यहाँ पर हम लिंग वचन लिंग बदल करते हैं, तो यहाँ लड़के के जगह पर हम क्या करेंगे? लड़की हो जाएगा। और उसी प्रकार लड़की लिख रही हैं। ठीक है, क्रिया एक विकारी शब्द है और विकारी शब्द लिंग, वचन और कारक और काल के अनुसार बदल होते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने किया लड़का का लड़की किया और लड़का लिख रहा है, लड़की लिख रही हैं। तो इस प्रकार वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए वचन बदल कर भी हम लिखते हैं लड़का लिख रहा है, ठीक है। अब वचन हम बदल करते हैं तो लड़का का क्या बन जाएगा बच्चों? लड़के, है ना। अब लड़के लिख क्या हो जाएगा? रहा का रहे हो जाएगा और है का है हो जाएगा, यानी कि बहुवचन में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से विकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। इसलिए ये क्रिया जो है वो भी क्या है? विकारी शब्द हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो शब्द किसी काम के होने का, किसी काम के होने या करने का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो क्रिया की ये परिभाषा हो गई बच्चों, किसी काम के होने या करने का बोध कराती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार वाक्य में क्रिया का होना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार क्या? वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और वाक्य में अगर क्रिया नहीं है तो वाक्य वो पूरा नहीं होता, उस वाक्य की रचना करना असंभव है। ठीक है। और क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। कहाँ पर आती है? वाक्य के अंत में आती है। समझ में आया? तो बच्चों आज की इस क्लास में हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ी है। क्रिया की परिभाषा, उसके साथ क्रिया की धातु रूप क्या होता है बच्चों? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु रूप कहते हैं। यानी कि वाक्यों के अनेक रूपों में जो समान अंश निकलता है उसे हम धातु कहते हैं। क्रिया को धातु कहता है। तो उसे हमने क्या किया है? धातु और सामान्य क्रिया का जो सामान्य रूप होता है, क्रिया के सामान्य रूप में हमने ना प्रत्यय जोड़ा और उसका सामान्य रूप बनाया है।
ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आज की इस कक्षा में हमने क्रिया के बारे में जानकारी ली है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे क्रिया की दो भेद, वो है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, तो आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।